समय आपकी ट्वीट देख रहा था, उसमें आपने कहा कि ये इक्तिसादी सर्वे आप पाकिस्तान को पढ़ने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इससे निकलेगी कैसे। ये निकलेगी कैसे से क्या मतलब आपका? देखें जवेद साहब, हमारा जो अभी माशी सूरत हाल हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, ऐसे गंभीर सूरत हाल मैंने तो कम ही देखे हैं अपनी जिंदगी में। मुश्किल से शायद जिनकी ज्यादा तवील जिंदगी है उनको कोई मिल जाए मिसाल, लेकिन 1999 में काफी गंभीर सूरत हाल थे। 75 साल की हिस्ट्री में ऐसी सूरत हाल नहीं आई इससे पहले, इसमें कोई शक नहीं। इवन एटमी धमाके करने के बाद भी सूरत हाल मुख्तलिफ है। शायद आपको मिल जाए अगर बहुत पहले आप चले जाएं। मेरी तो जिंदगी कोई 70 से पहले नहीं जाती, मेरी अपनी मेमोरी। लेकिन फिर भी अभी जो महंगाई की सतह है, फॉर एग्जांपल, ये तो हमने कभी नहीं देखी 75 साल में। इस लेवल 30% महंगाई तो हमने आज तक नहीं देखी कभी भी। आज तक मुझे याद है कि 1999 से लेके 2008 जो माजी के दो मेजर क्राइसिस थे, उनमें डिफॉल्ट होने की इस लेवल तक बात नहीं मैंने कभी सुनी थी। आज तो इकोनॉमिक सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे वजीर खजाना साहब खुद अपनी सबसे बड़ी कामयाबी की निशानी वो ये पेश कर रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने से रोक दिया। तो ये बेशक दुरुस्त होगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो गलत कह रहे थे या उनको नहीं कहना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप गौर करें कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, तो उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग कहां खड़े हैं आज। तो ऐसी चीज मैंने देखी नहीं, और मैं अब ये सोच रहा हूं कि यार आई थिंक अब हमें खत्म करना है ये बात करना कि हम कैसे पहुंचे यहाँ पे। अलबत्ता ठीक है, वो भी एक कॉन्वर्सेशन बनती है, और हमने ये गौर करना है कि यहाँ से हम लोगों ने निकलना कैसे है इस सिचुएशन से। और आई डोंट थिंक कि वो वाली बात शुरू होगी जब तक एक ऐसी हुकूमत नहीं आती पाकिस्तान में जिसकी मुद्दत जो है वो 2 महीने से आगे हो। जैसे इस गवर्नमेंट की तो मुद्दत मिड अगस्त खत्म हो रही है, उसके बाद तो किसी और ने आना है। आई डोंट थिंक की थिंकिंग जा रही है। जी बिल्कुल ठीक। सुलैमान साहब ये फरमाइएगा, सर ये माशी इस्तेहकाम का कोई चांस है पाकिस्तान के अंदर सरदस्त या नहीं? यानी आप समझे कि इमीडिएटली कोई ज़माने करीब में? सर साहब, मुआशी इस्तेहकाम रातों रात नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पिछले साल के नंबर्स की बात कर रहे हैं तो फ्लड के बाद सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासिर किया पाकिस्तान को? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने। अगर आपके दोस्त ममालिक से फाइनेंशियल अश्योरेंसेज नहीं मिल रही थी, अगर हुकूमत जो थी वो पीटीआई की अनफंडेड जो फ्यूल पॉलिसी थी उसको मजबूर रही, बल्कि उससे ज्यादा उसने वो फ्यूल पॉलिसी जारी रखी पीटीआई की ड्यूरेशन से ज्यादा, अगर रुपया जो है उसको आर्टिफिशियली थोड़ा संभाला दिया, तो उसकी वजह क्या थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब अगर किसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में वापस आ सके तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो कदरे बेहतर, मैं ये नहीं कहूंगा कि रातों रात सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, कदरे बेहतर होती नजर आ रही है। और मैं दोबारा अपने आर्गूमेंट पे आता हूं जो मैंने पिछले सेगमेंट में बोला कि ये सारी चीजें जो अभी तक हुई, और कल की एक जो प्रेस रिलीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगेन हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो इन सारी डेवलपमेंट्स को बड़े गौर से देख रहे हैं, और अब उनको भी एहसास होता जा रहा है कि इसी सेटअप के साथ उनको अगले 2-3-4 साल चलना पड़ेगा। तो अगर चलना पड़ेगा तो हो सकता है कि वो जो आज डार साहब या प्राइम मिनिस्टर एक दो जगह पे काफी पर उम्मीद है कि 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाए, तो हो सकता है कि चाइना जो है उसका दिल पसीज जाए या सऊदी अरब का दिल पसीज जाए, जो सारी चीजें। तो अब जो हमारा माशी इस्तेहकाम है वो बाहर से उस पर डिपेंड कर रहा है। ये हमारी चाइना को रहम आ जाए, शायद यूएई को, शायद आईएमएफ को आ जाए। ये अंदरूनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। बाहर वाले जो हैं वो इसलिए वेट एंड सी मोड पे थे कि चाइना क्यों किसी ऐसी हुकूमत को पैसे दे जिसका उसको पता ही नहीं कि 2 महीने बाद होगी या नहीं, एक वजीर आजम जिसका नहीं पता कि अगले इलेक्शन में आएंगे वापस या नहीं, तो चाइना उस गवर्नमेंट को क्यों oblige करे? तो चाइना क्यों ना वेट करे कि अच्छा देख लें, या जिस तरह से पिछला पूरा साल चलता रहा कि इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 4 महीने बाद हो जाएगा, तो उस सारे में जो मेजर विक्टिम था वो इकोनॉमी थी। और तो ये जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको महसूस होता है कि इससे को माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? इसका तो नाम ही इस्तेहकाम है, लेकिन लेट्स सी के अगले इलेक्शन में वोटर्स में है वो इनको वोट देते हैं या नहीं देते, वोट देते हैं या नहीं देते। वैसे ये फरमाइए सर, ये जो सारी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं इनसे लोग भी तंग हैं, गवर्नमेंट्स भी तंग हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग एक माफिया हैं और ये हर चीज को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में कैसे गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स लगा सके? नहीं सर, कोई माफिया नहीं, गवर्नमेंट की नालायकी है। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट अगर चार्ज करना चाहे
آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کے اندر وہ اس کے لیے چیزوں کو مینج کرنا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ oblige ہو جاتا ہے یا اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے, اور ہمارے حکام بالا اس کو کب دیکھیں گے یہ سوچنے والی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں, میں نے تو تمام پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ بھائی آپ نان ڈاکومنٹڈ ایریاز کو ٹیکس کریں, اور خدارہ جو فائلر ہیں ان کی زندگی کو جو عذاب بنایا ہوا ہے ان کو ریلیف دیں. ان کو بات یہ سر, جو انڈائریکٹڈ ٹیکسز ہیں وہ بھی میں نے پے کرنے ہیں, اور ایز اے فائلر بھی میں نے پے کرنے ہیں. اور اگر سپوز سلیری صاحب نان فائلر ہیں, وہ تو انجوائے کر رہے ہیں, نہ ان کو کسی وکیل کا ایف بی آر کا نوٹس آئے گا, نہ انہوں نے کوئی کمپلائنس دینی ہے, نہ کوئی انہوں نے ٹیکس. وہ ٹھیک ہے انڈائریکٹ ٹیکسز پے کر رہے ہیں, چاہے وہ الیکٹریسٹی پہ ہے, چاہے وہ گیس پہ ہے یا کچھ ہے. تو بات یہ جب تک آپ ٹیکس وہ چپراسی والی بات ہے نا, اس نے کہا جی باقی لوگ بغیر پوچھے اندر جا رہے ہیں تو تم نے پوچھ لیا, لگا بیٹھ جاؤ. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن کب تک چلے گا ایسے؟ مطلب ہمیں ٹیکس ریفارم لے کے آنی چاہیے. اکنامک ٹیم اچھی ہے, کیوں نہیں یہ ڈیلیور کر رہے؟ طارق باجوہ صاحب, طارق پاشا صاحب, اشفاق تولا صاحب چیزوں کو سمجھتے ہیں. پھر بھی اگر ایف بی آر ان سے سیدھا نہیں ہو رہا, اور اگر یہ ایسا میکنزم نہیں دے پا رہے, تو مطلب اللہ ہی حافظ ہے. اب بجٹ کل آئے گا تو پتہ چلے گا یہ کیا نیا راستہ سبز باغ دکھاتے ہیں. ہونا تو عوام دوست بجٹ ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اگر ریلیف دے دیتی ہے گورنمنٹ تو اس سے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اکنامک ویل چل جاتا آپ کا. آپ کو ڈالر کی وجہ سے پرابلمز اتنے زیادہ ہے. آپ دیکھیں باہر سے اگر آپ لوہا منگوا رہے ہیں اور اس کا آپ سریا بنا رہے ہیں, تو سریا جو 350 روپے پہ چلا گیا تو اس کے بعد کیسے چلے؟ جاوید بھائی مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ڈالر والا ڈرامہ کیا چل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ملک دو ملکوں کی معیشت کو سنبھالنے کا متعمل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ جو ڈالر کا ریٹ ہے 20 روپے اوپر بکتا ہے افغانستان میں, کیسے جاتا ہے؟ اڑ کے چلا جاتا ہے, کوئی لے کے جاتا ہے نا. وہ کون لے کے جاتا ہے, کون بھجواتا ہے, کون چیک کرے گا؟ وہ مفتاح صاحب کے دور میں جو یہ بینکوں کا سکینڈل آیا کہ جی ان لوگوں نے بائنگ کی تھی, ان کا کیا بنا؟ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کوئی آپ کو 2-3 ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. ایگزامپل سیٹ ہوں گی تو لوگ باز آئیں گے.